न्यूसेंस आज हम डिस्कस करेंगे। चूंकि मैंने आपको बोला था न्यूसेंस जो है इट इज़ अ डुअल रॉन्ग, इट इज़ अ क्राइम एज वेल एज ए सिविल रॉन्ग। ठीक है, अब जब मैंने आपको न्यूसेंस के दो टाइप्स बोले थे, पब्लिक न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्राइम वाइल एज प्राइवेट न्यूसेंस इज ए सिविल रॉन्ग। सबसे पहले आप याद रखिए न्यूसेंस एज अ टॉट, चूंकि हम टॉट पढ़ रहे हैं, अब हमें न्यूसेंस की डेफिनेशन पढ़नी है एज अ टॉट। ठीक है, न्यूसेंस एज अ टॉट का मतलब यह होता है कि जब कोई इंसान अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है, मुदाखलत करता है, और जब भी आप वर्ड अनलॉफुल सुनेंगे तो सिंपल सी बात है कानूनी तौर से वो एक्ट करने की उस इंसान के पास किसी भी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं होगी, कोई जवाजियत नहीं होगी। न्यूसेंस का मतलब यह होता है कि जब एक इंसान अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है, किसके साथ? दूसरे इंसान क्या जो राइट होता है अपनी जमीन को एंजॉय करना, अपनी जमीन को यूज करना, उसके साथ इंटरफेरेंस। जमीन साहब की जमीन है, मैं इसका इस जमीन पे राइट है कि वो उसको यूज कर सकता है, इसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा एक्ट करता हूं जिससे इसका ये राइट, कौन सा राइट? राइट टू यूज हिज लैंड, राइट टू एंजॉय हिज लैंड, वो राइट क्या होता है? इंटरफेयर होता है, उसमें मुदाखलत होती है। लेकिन ये मुदाखलत करने की मेरे पास किसी भी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं होती। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान एक्ट करता है जिससे दूसरे इंसान का कंफर्ट, मैंने भी आपको कहा ना आपकी जमीन है, यू हैव टू राइट टू यूज द लैंड कंफर्टेबली, आराम से आप अपनी जमीन पे रह सकते हो। अब मैं ऐसा कोई एक्ट करता हूं जिससे आपका ये कंफर्ट इंटरफेयर होता है। आपको समझ में आ गया? या मैं कोई ऐसा एक्ट करता हूं जिससे आप बीमार पड़ोगे, मैं अपनी जमीन पे कोई एक्ट करता हूं, मिसाल के तौर पर मैं इतना धुआं उठाता हूं, इतना धुआं उठाता हूं, वो धुआं आपके कमरे में चला जाता है, आप बीमार पड़ गए। यहां पे असर किस पे पड़ा? उसके हेल्थ पे। आपको समझ में आ गया? या अगर असर उसकी सेफ्टी पे पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल जो आते हैं ये न्यूसेंस कहलाती है। अब ये इंटरफेरेंस जो है ये किसी भी तरीके से हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी जमीन पर कोई ऐसी मशीन लगाऊं जिससे शोर बहुत आ रहा है, ठीक है, यहां पे आपका ये राइट, कौन सा राइट दिमाग में, कौन सा राइट? राइट टू यूज द लैंड, ठीक है, और राइट टू एंजॉय द लैंड, वो इंटरफेयर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, किससे? नॉइज से। ठीक है, या ये इंटरफेरेंस वाइब्रेशन से हो सकती है, या ये हीट से हो सकती है, या ये स्मोक से हो सकती है, या ये स्मेल से हो सकती है, बैड स्मेल, फाउल स्मेल। ठीक है, किसी भी किस्म की मुदाखलत इसमें आ सकती है। क्लियर हुआ? अरे न्यूसेंस जो है, मैंने आपको कहा था, चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि ये न्यूसेंस जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेसपास। न्यूसेंस और ट्रेसपास में फर्क है। पहली फर्क ये कि ट्रेसपास जो होती है उसमें भी इंटरफेरेंस होती है और न्यूसेंस में भी इंटरफेरेंस होती है। दोनों में इंटरफेरेंस होती है, और दोनों में जो इंटरफेरेंस होती है वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेसपास में जो इंटरफेरेंस होती है वो इंटरफेरेंस जो होती है वो डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है? डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपकी जमीन पे घुसूं, मैंने क्या किया? ट्रेसपास किया, क्योंकि यहां पे जो इंटरफेरेंस है वो डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस है। या अगर मैं कोई पेड़ लाऊं और आपके आंगन में चला जाऊंगा और उसे आपकी जमीन में लगाऊंगा, ठीक है, यहां पे रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है? यहां पे इंटरफेरेंस है कि नहीं है? लेकिन इंटरफेरेंस कौन सी इंटरफेरेंस है? डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस। आपको समझ में आ गया? दैट मीन ट्रेसपास में जो इंटरफेरेंस होती है वो हमेशा डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस होती है, लेकिन जो न्यूसेंस होती है उसमें भी इंटरफेरेंस होती है, लेकिन वो डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है, वो कॉन्सिक्वेंशियल होती है। मैंने आपको कहा, ठीक है, क्या होती है? कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब यह होता है कि मैं एक्ट अपनी ही जमीन पे करता हूं, बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, एज ए रिजल्ट ऑफ इट, आपकी का जो राइट है, कौन सा राइट?
राइट टू एंजॉय द लैंड वो इंटरफेयर हो रहा है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे अगर मैं पौधा आपकी जमीन में लगाऊं, मैंने ट्रेसपास किया, क्योंकि यहां पे जो इंटरफेरेंस है दैट इज डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस। लेकिन अब अगर मैं पौधा अपनी ही जमीन में लगाऊंगा, अब जब ये पौधा बड़ा 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 होता है तो उसकी ब्रांच जो है वो प्रोजेक्ट करती है पड़ोसी के आंगन में। एक्ट मैंने कहां पे किया? अपनी जमीन में। आपको समझ में आ गया? लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, ठीक है, आपका जो राइट है, राइट टू यूज द लैंड, वो इंटरफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने सब्जी वहीं से बनाई, ये दीवार है, मैंने पौधा यहां पे लगाया, ये दीवार है, आप यहां से रह रहे हो, अब मैंने यहां पे पौधा लगाया, पौधा जब बड़ा 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 होता है तो उसकी ब्रांच जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं किसके? आपके आंगन। आपने वहीं से सब्जी बनाई है, सब्जी उग नहीं पा रही है, ठीक है, लेकिन मैं इंटरफेरेंस तो हो रही है, लेकिन ये इंटरफेरेंस जो है दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट। मैंने जो एक्ट किया था अपनी ही लैंड में किया था, बट एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, आपकी जमीन के साथ इंटरफेरेंस होती है। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से अगर मैं पत्थर आपकी जमीन में चलाऊं, व्हाट इज इट? अगर मैं पत्थर आपकी जमीन में चलाऊं, व्हाट इज इट? इट्स अ ट्रेसपास। व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, लेकिन अगर मेरे किचन के ऊपर जो चिमनी लगी है वो चिमनी खस्ता हो गई है, रुइन हो गई है, अब उसकी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स समझते हैं? हाँ, वो एक एक करके हाँ आपके आंगन में जा रही है। मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी ही जमीन में। आपको समझ में आ गया? लेकिन यहां पे चूंकि वो पड़ोसी के आंगन में जा रही है, इंटरफेरेंस तो होती है, लेकिन ये डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंशियल इंटरफेरेंस है। और जब ये कॉन्सिक्वेंशियल इंटरफेरेंस होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यूसेंस कहेंगे। आपको समझ में आ गया? ये पहली डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस से कि ट्रेसपास में जो इंटरफेरेंस होती है वो हमेशा उस चीज से होती है जिसकी टेंजिबल एग्जिस्टेंस हो या मटीरियल एग्जिस्टेंस हो। टेंजिबल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल या मटीरियल या फिजिकल का मतलब ये होता है कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। आपको समझ में आ गया? ट्रेसपास में जो इंटरफेरेंस होती है वो हमेशा किससे होती है? उस चीज से जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी मटीरियल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी टेंजिबल एग्जिस्टेंस हो। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर मैं टेंजिबल हूं, मैं आपकी प्रॉपर्टी में चला जाता हूं, मैंने ट्रेसपास किया। मैं पत्थर आपकी जमीन में लगाता हूं, पत्थर क्या है? टेंजिबल है, ट्रेसपास हो गया। इसी तरह से मैं पेड़ आपकी जमीन में लगाता हूं, पेड़ क्या है? टेंजिबल है, ट्रेसपास हो गया। ठीक है, लेकिन न्यूसेंस जो होता है, न्यूसेंस में ये इंटरफेरेंस जो होती है ये दोनों से हो सकती है, टेंजिबल से भी और इनटेंजिबल से भी। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे मैं धुआं अपने आंगन में उठाता हूं, लेकिन ये धुआं आपके घर में चला जाता है, आपके कमरे में चला जाता है। ठीक है, व्हाट इज धुआं? व्हाट इज स्मोक? इट इज इनटेंजिबल, इट डज नॉट हैव अ मटीरियल एग्जिस्टेंस, इट डज नॉट हैव ए टेंजिबल एग्जिस्टेंस, इट इज इनटेंजिबल थिंग। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से मैं मशीन बैंडसा फॉर एग्जांपल अपनी जमीन में लगाता हूं, बैंडसा से क्या उठेगा? शोर, नॉइज। ठीक है, आप क्या जो राइट है अपनी जमीन को कंफर्टेबली यूज करना, वो इंटरफेयर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन किससे? इनटेंजिबल थिंग से, बिकॉज नॉइज इज ए इनटेंजिबल। हम नॉइज को देख नहीं सकते, हम नॉइज को छू नहीं सकते। ठीक है, ये दूसरी डिफरेंस। तीसरी डिफरेंस जो होती है ट्रेसपास और न्यूसेंस के बीच में वो ये है दैट ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। ट्रेसपास जब भी एक इंसान की प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास होता है और कोर्ट में वो डिफेंडेंट के खिलाफ सू करता है, तो उसे कोर्ट में ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसा आप इस एक्ट से मुझे डैमेज हुआ है। आपको समझ में आ गया? ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से का मतलब ये होता है दैट इट इज एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। आपने मेरी जमीन के साथ ट्रेसपास किया,
आप मेरी जमीन में घुसे, अगर आपके इस घुसने से मुझे नुकसान नहीं भी होगा, ठीक है, सिटिल कोर्ट कहेगा कि आप इसे कंपनसेट करो, क्योंकि यहां पे वो जो प्लेंटिफ होता है उसे कोर्ट में डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ गया? ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से, दैट मींस ट्रेसपास इज एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस। लेकिन न्यूसेंस जो होता है, न्यूसेंस में ये जरूरी है दैट स्पेशल डैमेजेस आर टू बी प्रूव्ड। कौन प्रूव करेगा? प्लेंटिफ प्रूव करेगा, ठीक है। न्यूसेंस तब तक एक्शनेबल नहीं बन जाता है जब तक प्लेंटिफ कोर्ट में ये प्रूव ना करे कि जैसा इसने जो न्यूसेंस किया उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मेरा बच्चा सो रहा था, मेरा बच्चा बीमार था, उसे धुएं की वजह से वो ज्यादा बीमार पड़ गया। आपको समझ में आ गया? मुझे जुकाम हो गया, दैट मीन्स वहां पे उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? नुकसान, डैमेज प्रूव करने पड़ेंगे। अगर वो डैमेजेस प्रूव करने में कामयाब हुआ तभी डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि आप इसे कंपनसेट करो। दैट मींस यहां पे क्या जरूरी है? व्हाट इज स्पेशल डैमेज आर टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है। ये तीनों डिफरेंसेस आपको याद रहे, ठीक है। पहले डिफरेंस क्या है? पहले डिफरेंस से है दैट ट्रेसपास इज डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस व्हाइल एज न्यूसेंस इज कॉन्सिक्वेंशियल इंटरफेरेंस। नाउ सेकंड डिफरेंस इज ट्रेसपास कैन बी कमिटेड by those things which have material existence or which have tangible existence or which have physical existence, whereas nuisance can be committed, nuisance can be done either by physical objects or by intangible objects, दोनों से। आपको समझ में आ गया? तीसरी डिफरेंस से है that trespass is actionable per se, whereas that means trespass is actionable per se means that it is actionable without proof of damages, while as nuisance is not actionable unless and until the plaintiff will not prove damage, ठीक है। काइंड्स ऑफ न्यूसेंस, दो तरह की किस्में होती हैं। एक तो होता है पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा होता है प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस को हम कॉमन न्यूसेंस भी कहते हैं, कॉमन न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस जो है इट्स अ क्राइम। प्राइवेट न्यूसेंस को हम टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस भी कहते हैं, टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, लेकिन ये क्राइम नहीं है, ठीक है। इट इज ए सिविल रॉन्ग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक न्यूसेंस जो है इट इज अ क्राइम, व्हायर एज प्राइवेट न्यूसेंस इज ओनली ए सिविल रॉन्ग। पब्लिक न्यूसेंस में इंटरफेरेंस होती है पब्लिक के राइट के साथ। किनके राइट्स के साथ? पब्लिक का राइट इंटरफेयर होता है डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से। आपको समझ में आ गया? और जब भी डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं, कुछ इंडिविजुअल्स का नहीं, बल्कि पब्लिक का राइट इंटरफेयर होगा, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक न्यूसेंस, एंड इट इज पनिशेबल एज एन ऑफेंस। इट इज पनिशेबल एज एन ऑफेंस। पब्लिक न्यूसेंस इज इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ पब्लिक इन जनरल एंड इट इज पनिशेबल एज एन ऑफेंस। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान हाईवे पे कोई गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, कोई ट्रेंच खोद रहा है, दैट मीन्स वो वहां पे एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करता है, एक रुकावट खड़ी करता है। आपको समझ में आ गया? या अगर कोई इंसान किसी पब्लिक हाईवे पे कोई कंस्ट्रक्शन खड़ी करे, ठीक है, यहां पे उसके एक्ट से किसका राइट वायलेट होता है? पब्लिक राइट वायलेट होता है। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे वो न्यूसेंस कर रहा है, लेकिन वो न्यूसेंस जो है वो पब्लिक न्यूसेंस है। आपको समझ में आ गया? और अगर कोर्ट में साबित हुआ कि उसने पब्लिक न्यूसेंस किया, कोर्ट उसे क्या कहेगा? पनिश करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज ए क्राइम। आपको समझ में आ गया? लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये इनकन्वीनियंस पैदा कर सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का राइट वायलेट होता है, पब्लिक इन जनरल का राइट वायलेट होता है। आपको समझ में आ गया? लेकिन उनमें से किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि वो अलग अलग से उसके खिलाफ सू करे।
आपको समझ में आ गया? मैंने आपको कहा था क्राइम का अहम इंग्रेडिएंट ये है कि क्राइम में जो एक्यूज्ड होता है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कौन इनिशिएट करता है? स्टेट करता है। आपको समझ में आ गया? अगर यहां पे फॉर एग्जांपल क्योंकि हजारों लोगों का राइट वायलेट होता है, क्योंकि पब्लिक हाईवे है, हजारों लोग दिन में इधर उधर करते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मिसाल के तौर पे अगर उनको यह इजाजत दी जाएगी कि हर कोई इसके खिलाफ सू कर सकता है तो क्या होगा? देयर विल बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, देयर विल बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। मैंने आपको कहा था कि 10 बजे उसे एक कोर्ट में, 10:05 को दूसरे कोर्ट में, 10:30 तीसरे कोर्ट में, 11 बजे चौथे कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट जो है वो ना हो। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड करने के लिए इसे क्या रखा गया है? क्राइम रखा गया है। अब इसके खिलाफ एक ही प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी। कौन सी प्रोसीडिंग्स? क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्योंकि क्राइम है ना, इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी। लेकिन कौन करेगा? स्टेट करेगा। आपको समझ में आ गया? टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स द लॉ मेक्स पब्लिक न्यूसेंस एज एन ऑफेंस एंड इट इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अगर किसी इंसान ने एक स्पेशल डैमेज सफर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का राइट वायलेट होता है, ये पब्लिक हाईवे है, यहां पे किसी इंसान ने गड्ढा खोद दिया, ना ही यहां के लोग इधर जा पा रहे हैं ना ही यहां के लोग इधर जा पा रहे हैं, पब्लिक का राइट वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन उनमें से फॉर एग्जांपल 1000 लोगों का राइट वायलेट हुआ, उन 1000 लोगों में से कोई भी इंसान इसे केस नहीं कर सकता, इसे सू नहीं कर सकता। अगर उनको इजाजत दी जाएगी तो क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड करने के लिए इसे क्या रखा गया है? क्राइम रखा गया है, इट इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। लेकिन अगर इन 100,000 लोगों में से किसी इंसान ने कोई स्पेशल डैमेज सफर किया है, आपको समझ में आ गया, तो वहां पे वो उसके खिलाफ सिविल एक्शन ले सकता है। क्या ले सकता है? सिविल एक्शन। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर उसने कोई स्पेशल डैमेज सफर किया है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे ये पब्लिक हाईवे जो है ये गांव से निकल रही है, अब गड्ढा जहां पे खोदा गया, ठीक है, या यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन, आप मान लीजिए यहां पे एक इंसान ने ऑब्स्ट्रक्शन जो खड़ी की वो यहां पे उसने घोड़े बांधे, 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े। ये घोड़े बांधना हाईवे पे, इसका मतलब क्या है कि वो एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करता है, एक रुकावट खड़ी करता है। आपको समझ में आ गया? ठीक। लेकिन यहां पे एक घर वाला रहता है, यहां पे बिल्कुल जहां पे घोड़े बांधे गए बिल्कुल उसके करीब एक घर वाला रह रहा है। अब घोड़े जो है वो गोबर तो करेंगे ही, ठीक है, अब उसकी फाउल स्मेल जो है वो कहां जाएगी? इस मकान वाले के घर में। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे उसे क्या हुआ? स्पेशल डैमेज। आपको समझ में आ गया? और अगर उसे कोई स्पेशल डैमेज सफर किया उसने, तो उस सूरत में जो पब्लिक न्यूसेंस था वो प्राइवेट न्यूसेंस बन जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि इफ ए पर्सन सफर्स ए स्पेशल डैमेज। ठीक है, मिसाल के तौर पे पब्लिक न्यूसेंस में किसी भी इंसान को यह इजाजत नहीं होगी कि वो सिविल सूट दायर करे, लेकिन वो इंसान जो कोई स्पेशल डैमेज सफर करता है, मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान उस ट्रच में गिर गया एंड ही इज सीवियरली इंजर्ड, ठीक है, वो जख्मी हो गया, और चूंकि बाकी लोग जख्मी नहीं हुए, उनके लिए खाली एक रुकावट खड़ी, वो मूव नहीं कर पाए, ठीक है, ये उनका राइट वायलेट हुआ। लेकिन यहां पे एक इंसान गड्ढे में ही गिर गया, ठीक है, तो उसे क्या हुआ? स्पेशल डैमेज। तो वहां पे वो क्या कर सकता है? सिविल सूट दायर कर सकता है। दैट मीन्स यहां तक जो पब्लिक न्यूसेंस था वो अब क्या बन गया? प्राइवेट न्यूसेंस। क्लियर हुआ? अब सवाल पैदा होता है कि अगर प्लेंटिफ सेंसिटिव होगा तो क्या होगा? न्यूसेंस, मैंने आपको कहा था, न्यूसेंस की वजह से किसी इंसान की हेल्थ, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, ठीक है, उस पे असर पड़ता है, उसके कंफर्ट पे असर पड़ता है। और अगर मेरे एक्ट की वजह से आपके हेल्थ, आपके कंफर्ट पे असर पड़ेगा,
लेकिन आप जो हो, आप सेंसिटिव हो। क्या हो? सेंसिटिव। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखी होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मामूली सी चीजों पे जुकाम होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं मामूली डियो मुश्किल है मुश्किल जुकाम, व्हाई? बिकॉज आई एम सेंसिटिव। आपको समझ में आ गया? इसका मतलब यह है कि जिसने ज्यादा डियो लगाया भी नहीं था, मैं उसको शू करूं? कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पे मेरी सेंसिटिविटी है, यहां पे मैं सेंसिटिव हूं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर प्लेंटिफ सेंसिटिव होगा, क्या वो डिफेंडेंट के खिलाफ शू कर सकता है या नहीं कर सकता? आपको समझ में आ गया? कोई भी एक्ट जो अदरवाइज रीजनेबल होगा, क्या होगा? रीजनेबल होगा। वो कभी भी अनरीजनेबल इस वजह से नहीं बनता है कि प्लेंटिफ सेंसिटिव था। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे एक सड़क पे 10 घर रहते हैं, सड़क के किनारे 10 घर है, ठीक है। अब गाड़ियां वहां से तो चलेंगे ही। अब उन 10 घरों में 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। लेकिन वो ट्रैफिक की आवाज 99 लोगों के लिए वो न्यूसेंस नहीं है, उनकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ता है। आपको समझ में आ गया? लेकिन जो 100वां है, ठीक है, वो कहता है कि ये न्यूसेंस है, मुझे नींद ही नहीं आती है, मुझे मेरे कंफर्ट पे असर पड़ा। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स मेजॉरिटी के हिसाब से वो एक्ट क्या है? मेजॉरिटी के हिसाब से वो एक्ट जो है वो रीजनेबल है। क्या है? रीजनेबल है। वो इस वजह से अनरीजनेबल नहीं बन जाएगा क्योंकि प्लेंटिफ जो था वो सेंसिटिव था। आपको समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको बोला, एन एक्ट विच इज अदरवाइज रीजनेबल डज नॉट बिकम अनरीजनेबल ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेंटिफ। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इफ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नो न्यूसेंस फॉर सम पीपल, then it cannot be a nuisance for only some people. आपको समझ में आ रहा? one individual। आपको समझ में आ गया? इसमें एक केस है, वो पढ़ लेना आप, रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट, मैंने आपको बताया था। रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट। हाँ, अगर गाड़ी में किसी लड़की ने, अक्सर लड़कियां ज्यादा डियो लगाती हैं, ठीक है, गाड़ी में किसी लड़की ने इतना डियो लगा है, इतना डियो लगा है, इतना डियो लगा है, गाड़ी में सारी सवारियां कहते हैं कि हमें न्यूसेंस क्रिएट हुआ। आपको समझ में आ गया? हमें जुकाम हो गया। तो उस वक्त में वो एक्ट क्या है उसका? दैट इज अनरीजनेबल, दैट इज अनरीजनेबल। अब अगर गाड़ी में टोटल 50 सवारियां हैं, 49 सवारियों के मुताबिक वो अनरीजनेबल एक्ट नहीं है, लेकिन जो 50वां है वो कहता है कि ये अनरीजनेबल है। क्यों? क्योंकि मैं सेंसिटिव हूं, मैं शिकरा जुकाम मामूली चीज से। आपको समझ में आ गया? तो उसके उस सेंसिटिव होने की वजह से वो एक्ट जो है वो अनरीजनेबल नहीं बन सकता। आपको समझ में आ गया? दूसरी चीज इसमें है, मैंने आपको कहा था न्यूसेंस की डेफिनेशन में, मैंने आपको कहा था न्यूसेंस में इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है? इंटरफेरेंस। किसके साथ? एक इंसान के किसके साथ? यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। मैंने आपको कहा था अगर मेरी जमीन है, ठीक है, और यहां पे एक चीज याद रखने की बात है, मेरी जमीन है, यह जरूरी नहीं है कि वो इंसान जिसकी जमीन पे जो उसका राइट है, एंजॉय करने का राइट, यूज करने का राइट, वो इंटरफेयर होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो उसका मालिक हो। मालिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया? वो लैंड खाली उसकी पोजेशन में भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया? पोजेशन मीन्स जब कोई प्रॉपर्टी किसी की तहवील में होती है, किसी की पोजीशन में होती है, वो इंसान चाहे उसका ओनर हो या ना हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स डेरे पे रहते हैं, इसका मतलब यह है कि मैं सुबह नींद के टाइम पे वहां पे ढोल बजाऊं, ठीक है, कर सकता हूं। क्यों? आप खुद जमीन के ओनर ही नहीं हो, लेकिन जमीन आपकी पोजीशन में है। आपको समझ में आ गया? इसीलिए हमें आगे जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है कि जब भी कोई किसी इंसान की पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी होती है, यह प्रिज्यूम किया जाता है कि जैसे वो इंसान मालिक है उसका। आपको समझ में आ गया? पोजेशन इज कंसिडर्ड टू बी 9-10 पॉइंट्स ऑफ लॉ, और पोजेशन इज कंसिडर्ड टू बी 9-10 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप।
जब भी किसी इंसान की पोजीशन में कोई चीज होती है, प्रिज्यूम किया जाता है कि मालिक वही है उसका। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स उस प्रॉपर्टी पे उसका टाइटल होता है। क्या होता है? टाइटल। और वो टाइटल जो होता है दैट इज अ गुड टाइटल, दैट इज ए गुड टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी इंसान उसे वो चीज नहीं छीन सकता है। वो उसे ये नहीं कह सकता है कि चीज आपकी नहीं है, चीज खाली आपकी पोजीशन में है, आप ओनर नहीं हो, मैं आपसे चीज छीनूंगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है। दैट मीन्स जब भी किसी इंसान की पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी होती है, ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ही हैज अ गुड टाइटल ऑन दैट प्रॉपर्टी। किसके खिलाफ? पूरी दुनिया के खिलाफ, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। लेकिन खाली एक इंसान के खिलाफ, और वो एक इंसान कौन होता है? दैट्स द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर। आपको समझ में आ गया? पोजेशन इज द गुड टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर और रियल ओनर। अगर रियल ओनर आएगा वो कहेगा कि चीज मेरी है, ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था वगैरह वगैरह, तो वहां पे उसे वो चीज देना पड़ेगा। लेकिन तब जब ट्रू ओनर सामने आएगा और वो प्रूव करेगा कि मैं ही इसका ट्रू ओनर। आपको समझ में आ गया? आपकी छुट्टी होती है, केसीएफ के गेट पे सिमरन जी को वहां पे कोई फोन मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे इससे कि ये फोन आपका नहीं है, ठीक है, ये फोन हम आपसे छीन लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने कॉन्ट्रैक्ट में फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ा होगा एलएलबी वालों ने। आपको समझ में आ गया? जब भी कोई चीज किसी इंसान की पोजीशन में आती है, यह माना जाता है कि ओनर वही है इसका। उस चीज पे उसका क्या है? गुड टाइटल। खाली टाइटल नहीं बल्कि गुड टाइटल। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर। आपको समझ में आ गया? अब ये इंटरफेरेंस जो होती है, इससे क्या हो सकता है? दो चीजें इससे हो सकती है। या तो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी इंजोर होगी, ये पहली बात। अगर मैं इंटरफेरेंस आपकी लैंड से करूं, आपको समझ में आ गया, मेरे इस इंटरफेरेंस की वजह से या तो आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होगा। दूसरी चीज, आपका जो राइट था, कौन सा राइट? अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट। ठीक है? वहां कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो? मैंने आपको कहा था कंफर्टेबली। कंफर्टेबली। आपको समझ में आ गया? मेरी जमीन इतनी है, मेरी जमीन। अब कहकशां जी आती है, ठीक है, वो यहां पर डोल बजाती है। क्या बजाती है? डोल बजाती है। आपको समझ में आ गया? यहां पे मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होता, मेरी प्रॉपर्टी इंजोर नहीं होती है, लेकिन मेरा जो राइट है अपनी प्रॉपर्टी को कंफर्टेबली यूज करने का, वो इंजोर होता है। आपको समझ में आ गया? यहां पे भी कहकशां जी ने क्या किया? न्यूसेंस किया। दैट मीन्स इस इंटरफेरेंस से दो चीजें हो सकती है। नंबर फर्स्ट, इट मे कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी इटसेल्फ और इट मे कॉज इंजरी टू द कंफर्ट और हेल्थ ऑफ ऑक्यूपेंट्स ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के जो ऑक्यूपेंट्स होंगे, आपको समझ में आ गया, उनका जो राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी को कंफर्टेबली यूज करने का, वो क्या होता है? इंजोर होता है। आपको समझ में आ गया? लेकिन याद रखो, लॉ जो है वो छोटी छोटी चीजों को कंसिडरेशन में नहीं रखता है। लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरी ट्रिफलिंग मैटर्स। आपको समझ में आ गया? हाँ, मैंने आपको कहा था बेटा अभी हमारे स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं, आप फिलहाल वहां पे बैठो, जब तक वो आएंगे उसके बाद आपको शिफ्ट करेंगे यहां पे। आपको समझ में आ गया? अब आप में से कोई स्टूडेंट मुझे केस करता है, क्या करता है? केस, सपोज, ठीक है। अब यहां पे ये मसला जो है, इट इज द कॉलेज प्रेरोगेटिव, इट इज द कॉलेज प्रेरोगेटिव, कॉलेज डिस्क्रिप्शन। ये मसला जो है यहां पे हल होना चाहिए। लॉ इन चीजों को कंसिडर नहीं करता, बिकॉज लॉ के सामने ये मसले क्या है? छोटे मसले हैं। दीज आर ट्रिफलिंग मैटर्स, दीज आर ट्रिफलिंग मैटर्स। और लॉ कभी भी ट्रिफलिंग मैटर्स को कंसिडरेशन में नहीं रखता। लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरी ट्रिफलिंग मैटर्स। आपको समझ में आ गया? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, ये याद रख लेना जब आप किसी को छोटे छोटे मसलों पे, छोटे छोटे इश्यूज पे केस करने चलो, तो वहां पे लॉ का ये मैक्सिम आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन सा मैक्सिम? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट
लैक्स। इसका मतलब क्या है? लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरी ट्रिफलिंग मैटर्स। डी मिनिमस, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। De minimis non curate lex. Law does not take into account very trifling matters. That means अगर मेरे एक्ट से आपको कोई इनकन्वीनियंस पैदा होती, आप कंफर्टेबली अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय या यूज नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स आपको क्या पैदा होती है? एक इनकन्वीनियंस पैदा होती है। यह इनकन्वीनियंस जो होती है, यह सीरियस इनकन्वीनियंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीरियस इनकन्वीनियंस। ठीक है। और ये इनकन्वीनियंस जो है, अब हमें देखना है कि इनकन्वीनियंस से किसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये इनकन्वीनियंस जो मेरे एक्ट से आपको हो रही है, ये इनकन्वीनियंस आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, प्लेंटिफ के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका टेस्ट ये है कि उस एरिया में, उस लोकेलिटी में रहने वाले लोग जो हैं, क्या मेरा एक्ट उनके लिए इनकन्वीनियंस है या नहीं है। आपको समझ में आ गया? क्यों? मैंने अभी आपको बोला प्लेंटिफ जो है वो सेंसिटिव भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया? अब अगर उस लोकेलिटी में सारे रहने वाले लोग, उस एरिया में रहने वाले सारे लोग कहेंगे कि ये न्यूसेंस है, तभी ये न्यूसेंस है, वरना ये न्यूसेंस नहीं है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स दिस इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट इज टू बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होम, from the point of view of the residents of that locality, the residents of that area. ठीक है? It should not be viewed as per the view of the plaintiff. Why? Because the plaintiff can be a sensitive plaintiff. आपको समझ में आ गया? इसके बाद जो इसका तीसरा इंग्रेडिएंट है, दैट इज डैमेज। मैंने आपको कहा था ट्रेसपास और न्यूसेंस में यही फर्क है कि ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से, बट न्यूसेंस इज नॉट एक्शनेबल पर से। न्यूसेंस इज एक्शनेबल ओनली ऑन द प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। आपको समझ में आ गया? दिस द डिफरेंस बिटवीन ट्रेसपास एंड न्यूसेंस। ट्रेसपास में जो प्लेंटिफ होता है, उसे कोर्ट में ये बिल्कुल भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसा भी ट्रेसपासर जो है, जिसने मेरी प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास किया, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, उसे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया? एक बार जब मैंने ट्रेसपास कर दिया, आई एम लायबल। आपको समझ में आ गया? आई हैव टू पे कंपेंसेशन, चाहे मेरे इस ट्रेसपास की वजह से किसी को डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया? इसे कहते हैं दैट ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। दैट मींस दैट ट्रेसपास इज एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेजेस। बट न्यूसेंस में ऐसा नहीं है। न्यूसेंस तब तक एक्शनेबल नहीं बन जाता है जब तक कि प्लेंटिफ कोर्ट में स्पेशल डैमेजेस को प्रूव ना करे। आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब सवाल पैदा होता है कि अगर एक इंसान ने न्यूसेंस किया और उस पर न्यूसेंस साबित भी हुआ कोर्ट में, क्या उसकी लायबिलिटी अवॉइड हो सकती है या नहीं हो सकती? इसको हम क्या कहते हैं? डिफेंसेस। क्या लॉ में उसके लिए कोई डिफेंस है? किसके लिए? न्यूसेंस करने वाले के लिए, डिफेंडेंट के लिए। ठीक है, बहुत सारे डिफेंसेस आज तक कोर्ट में प्लीड हुए हैं। ठीक है, और कोर्ट्स ने कुछ डिफेंसेस को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन कुछ डिफेंसेस को रिजेक्ट किया। आपको समझ में आ गया? हम दोनों डिस्कस करेंगे। A number of defenses have been pleaded in the court of law, and among those defenses, courts have recognized some defenses and courts have rejected some defenses. ठीक है, सबसे पहला जो डिफेंस होता है दैट इज prescriptive right. Prescriptive right to commit nuisance. Prescriptive right to commit nuisance. एक इंसान कोई एक्ट करता है और उसका वो एक्ट जो है वो उसका राइट होता है करना। यहां पे समझने वाली बात है, एक इंसान कोई एक्ट करता है लेकिन वो उसका राइट होता है वो एक्ट करने का। आपको समझ में आ गया? अगर वो न्यूसेंस होगा भी
लेकिन अभी मैंने आपको कहा उसका वो क्या है, राइट। अब सवाल पैदा होता है कि उसने वो राइट कैसे एक्वायर किया, वो राइट उसने कैसे हासिल किया। न्यूसेंस करने का राइट, कोई एक्ट करने का राइट जिससे दूसरे इंसान को न्यूसेंस होगा। आपको समझ में आ गया। ही एक्वायर्स दैट राइट बाय प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन, a right to do an act which would otherwise be a nuisance may be acquired by prescription. प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान ने दूसरे की लैंड को यूज किया और कंटिन्यूअसली यूज करता रहा, एक इंसान दूसरे की लैंड को यूज करता है और कंटिन्यूअसली वो यूज करता रहा है, कितने सालों से, 20 years से। आपको समझ में आ गया। He acquires a right, he acquires a legal right by prescription to commit that act in future also। आपको समझ में आ गया। अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को 20 या 20 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया और कंटिन्यूअसली किया, ठीक है, इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि वो फ्यूचर में भी उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है। आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स 20 साल गुजर जाने के बाद अब ये न्यूसेंस जो है ये लीगलाइज बन जाता है। क्या बन जाता है, लीगलाइज, ये लॉफुल बन जाता है। आपको समझ में आ गया। खाली लॉफुल नहीं बन जाता है बल्कि लॉफुल एबेनिशो बन जाता है। क्या बन जाता है, एबेनिशो किसे कहते हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन। दैट मीन्स जिस दिन से इसने स्टार्ट किया था ये एक्ट करना, ये माना जाएगा कि तब से ही ये लीगल माना जाएगा। आपको समझ में आ गया। लेकिन कब कब, एट द एक्सपायरी ऑफ 20 years। आपको समझ में आ गया। 20 साल तक वो न्यूसेंस होता है, लेकिन एक बार 20 साल गुजर गए, अब उसका वो राइट होता है। आपको समझ में आ गया। दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट उसका बन जाता है। एंड दैट राइट कैसे एक्वायर किया उसने, बाय प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है। दैट मीन्स यहां पे अगर वो न्यूसेंस है तो अब वो न्यूसेंस नहीं माना जाएगा। वो न्यूसेंस अब क्या बन जाएगा, लीगल बन जाएगा, वो लॉफुल बन जाएगा, बल्कि लॉफुल एबेनिशो बन जाएगा। आपको समझ में आ गया। मिसाल के तौर पर मैंने आपको मिसाल दी थी, ये मेरी जमीन है, ठीक है, यहां से बहुत सारे लोगों की जमीन है। पहले मेरी जमीन आती है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की जमीन आती है। अब सिंपल सी बात है, यहां से जो लोग आएंगे वो कहां से चलेंगे, मेरी जमीन से। तब कशिर त्रावान पत पन्निस दूरिस पन्निस जमीनस त्रावान अक साइड क्या, बियर कशिर पट। ठीक है, ये थो मैं बियर। लोगों को चलने के लिए मैंने ये रिजर्व रखा, ठीक है, लेकिन ये बियर किसकी है, प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी। आपको समझ में आ गया। 20 साल से यहां से लोग चल रहे हैं, मैंने 20 साल तक किसी को ऑब्जेक्ट नहीं किया, मैंने किसी को एतराज नहीं किया कि आप यहां से नहीं चल सकते हो। 20 साल गुजर गए, 20 साल तक वो क्या था, न्यूसेंस था कि नहीं था। आपको समझ में आ गया। क्योंकि यहां पर नुकसान किसे हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को। मैंने भी आपको कहा इंटरफेरेंस से दो चीजें हो सकती है, या तो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंच सकती है, या उसको कंफर्ट पे असर पड़ सकता है। आपको समझ में आ गया। अब ये न्यूसेंस कर रहे हैं, अब 20 साल तक मैंने उनको रोका नहीं, अब ये न्यूसेंस 20 साल के बाद क्या बन जाएगा, लीगल बन जाएगा, बल्कि लीगल एबेनिशो बन जाएगा। दैट मीन्स गांव वालों ने जिस दिन से स्टार्ट किया था यहां से चलना, यह माना जाएगा कि पहले से ही उन्होंने न्यूसेंस नहीं किया। आपको समझ में आ गया। ये याद रखो, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, टाइम लैप्स हो जाने की वजह से, टाइम एक्सपायर हो जाने की वजह से एक इंसान का राइट क्रिएट भी होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है, दोनों चीज। इसलिए मैंने आपको कहा था राइट्स आर फॉर दोज हु आर विजिलेंट। लॉ ने हर किसी इंसान को राइट दिए हैं, बल्कि हजारों नहीं करोड़ों राइट्स दिए हैं। लेकिन राइट्स किन के लिए हैं, जो इंसान अपने राइट्स को एनफोर्स करे। आपको समझ में आ गया। मैं इसको देखता हूं, ये मेरी चोरी कर रही थी, लेकिन मैंने उसको सू किया ही नहीं। आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स यहां पे क्या हो गया, यहां पे लॉ ने मुझे राइट दिया था कि अगर आपकी चोरी कोई इंसान करता है आप उसे सू कर सकते हो, ये राइट है मेरा।
ठीक है। अब आपने चोरी की मेरी, लेकिन मैंने आपको स्यू किया ही नहीं, ठीक है, दैट मीन्स मैंने इस राइट को एनफोर्स नहीं किया। क्या मेरे लिए लॉ में कोई रेमेडी है? नहीं, ठीक है। लॉ में उसी के लिए रेमेडी है जो अपने राइट को क्या करे? एनफोर्स करे। आपको समझ में आ गया? अब ये राइट एनफोर्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करना होता है। इसके लिए लॉ ने एक टाइम पीरियड दिया है कि एक इंसान किस मुद्दत में, किस टाइम पीरियड में अपने राइट को एनफोर्स कर सकता है। आपको समझ में आ गया? अब अगर उसने उस टाइम पीरियड में अपने राइट को एनफोर्स नहीं किया तो उसका राइट डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। लिमिटेशन एक्ट 1963 यही है। लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड्स दिए गए कि ये राइट, इस राइट का टाइम पीरियड क्या है, एक प्लेंटिफ इस राइट को किस मुद्दत में एनफोर्स कर सकता है, इस राइट को किस मुद्दत में एनफोर्स कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने किसी दूसरे इंसान को कोई कर्जा दिया तो लिमिटेशन पीरियड इसका है 3 साल के अंदर अंदर। आप देख लें, आई एम नॉट श्योर 3 साल ही है, 2 साल है, जो भी हो, ठीक है। लेकिन लॉ ने उसे कहा है कि आपको 3 साल के अंदर अपने इस राइट को क्लेम करना है। किस राइट को? आपने कर्जा दिया है, यू हैव अ राइट टू रिकवर मनी बैक। आपको समझ में आ गया? अब अगर किसी इंसान ने 3 साल तक क्लेम किया ही नहीं, 3 साल तक उसका राइट था उसका राइट, ठीक है, उसका राइट था 3 साल तक, लेकिन उसने अपने राइट को एनफोर्स नहीं किया, उसने क्लेम ही नहीं किया। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स जो राइट एग्जिस्टेंस में था वो टाइम लैप्स हो जाने की वजह से क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ। आपको समझ में आ गया? दूसरी मिसाल, यहां पे यहां से जो लोग चल रहे थे इस बियर से, ठीक है, इनका राइट नहीं था 20 साल तक वहां से चलना था। राइट 20 साल तक वो क्या था? 20 साल तक वो क्या था? न्यूसेंस था। आपको समझ में आ गया? जब इस ओनर ने उन्हें रोका ही नहीं, दैट मीन्स जो राइट 20 साल तक नहीं था, टाइम लैप्स हो जाने की वजह से वो क्या हुआ? राइट क्रिएट हुआ। डिस्ट्रॉय क्या हुआ? क्रिएट हुआ। 20 साल के बाद वो न्यूसेंस नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स वो राइट जो 20 साल तक था ही नहीं, 20 साल तक वो न्यूसेंस था। आपको समझ में आ गया? टाइम लैप्स हो जाने की वजह से वो राइट क्या हुआ? क्रिएट हुआ। टाइम बार डेट में क्या हुआ था? डिस्ट्रॉय। उसे कहते हैं टाइम बार डेट। अगर आपने सुना है, कॉन्ट्रैक्ट वालों ने पढ़ा होगा, ठीक है। डेट कहते हैं कर्जे को। टाइम बार, टाइम की वजह से वो बार हुआ। बार मीन्स रुकावट, ठीक है। वो रुकावट, कौन सी रुकावट? कि अब वो क्लेम नहीं कर सकता है। अब उसके उस क्लेम करने पे क्या बन गया? बार बार रुकावट बन गई। लेकिन किसकी वजह से? टाइम लैप्स हो जाने की वजह से। क्लियर हुआ? दिस इज प्रेस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट न्यूसेंस।